नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए गए प्रश्न पत्रों के रूपरेखा और प्रश्न पत्रों की प्रकृति पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। जो छात्र या जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है तो उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। या जीआईसी जैसे लोक सेवा आयोग ही जीआईसी की परीक्षा करवाएगा, यूपी पीएससी, तो यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही जीआईसी की भी परीक्षा करवाएगा। एलटी ग्रेड की भी परीक्षा करवाया था 2018 में, और आरओ हुआ, पीसीएस हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी हुआ। तो इतने सारे और भी तमाम पेपरों का जो पेपर करवाता है लोक सेवा आयोग। तो अगर इन सब पेपरों में से, इन सब इम्तिहान में से कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा दे रहा हो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित इम्तिहानात का, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं जो है आपसे आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए गए तमाम प्रश्नों पर विचार करूंगा, और प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, ट्रेंड कैसा चला आ रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करवाए गए प्रश्नों का ट्रेंड कैसा चला आ रहा है, और 2018 या 19 के बाद से कैसा हो गया है पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कैसे जो है करवाया जाने लगा है। उन सभी प्रश्नों पर हम विचार करेंगे आपसे। तो एक पेपर है मेरे पास, ये बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है और 2020 का सबसे टफ पेपर है। 2020 का सबसे टफ पेपर है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाया था। तो ये पेपर मैं आप सभी लोगों को इन पेपरों, ये जो पेपर है इनमें से तमाम प्रश्नों को हल करवाऊंगा, और आप देखिए कि कैसा ट्रेंड है, कैसा प्रकृति है प्रश्नों का, जो है प्रकृति कैसा है, किस तरह के प्रश्नों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देता है अपने पेपर्स में। इसकी हमेशा यही आदत रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि ये अपने प्रश्न ऐसे ही बनाता है। इसलिए मैं ये प्रश्न आपको दिखाऊंगा। जो भी जीआईसी की परीक्षा देने वाले छात्र हैं, या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो ये प्रश्न पत्र देखें। अच्छा, मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका जीआईसी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जीआईसी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही ये जो प्रश्न पत्र है ना, ये प्रश्न पत्र भी बिल्कुल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है ना, ये विद्यालय निरीक्षक का प्रश्न पत्र है, क्योंकि ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है और आपका जीआईसी भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है देखना। कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो हमने बताया ना, जैसा कि 2020 का सबसे टफेस्ट, सबसे टफ, सबसे कठिन पेपर माना जाता है, मैं वो प्रश्न पत्र आपके सामने लाया हूँ। इससे कठिन पेपर लोक सेवा आयोग ने शायद ही इसके पहले एक आध बार शायद बनाया है। तो 2020 का ये सबसे कठिन पेपर है। तो आप लोग देखिए इस पेपर को, कैसे प्रश्न आए हैं ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। इसको हल भी करवाऊँगा, आप लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रैक्टिस सेट होता है। तो देखिए, पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आप देख रहे हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया गया 2020 में सबसे कठिन पेपर है, और इस पेपर में जीएस से संबंधित 120 सवाल हैं और जीआईसी में आएगा मात्र 40 सवाल। तो इस तरह के क्वेश्चंस पेपर, मेरी सलाह है आपसे कि आप करते रहिए, और मैं इंशाअल्लाह ताला करवाता रहूँगा, हमेशा करवाता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिले।
तो ये हल भी है इसका डिस्क्रिप्शन भी है, मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन साथ में दूंगा। और एक चीज़ ये भी है कि अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी उर्दू जीएस सेंटर, यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। लेकिन पहले आप कुछ प्रश्नों की प्रकृति देख लें, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लें। यही इसका ट्रेंड रहा है, ऐसे ही प्रश्न ये लोक सेवा आयोग अपने सब्जेक्ट में, अपने इम्तिहानात में बनाता है। तो ये पूछ रहा है कि 200 फ़ारेनहाइट जो है इसको सेल्सियस पैमाने पर बदलना होगा। तो सेल्सियस पैमाने पर बदला गया है, देखिए सेल्सियस पैमाने पर इसको बदला गया है और आया है 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड में इसको चेंज करना है। 200 फ़ारेनहाइट कितना आया? 93.3। ये तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मैथ से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पॉलिटी का प्रश्न है। कैसे पूछा जाता है? हमने कहा ना कि सुमेलित करने के लिए आता है, इसमें सुमेलित करने के लिए आएगा। वनडे एग्जाम में तो एक ही आ जाता है कि उपाधियों का निषेध जो है कौन से अनुच्छेद में है, ऐसा पूछ लिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्न पूछता है। देखिए 4-5 स्टेटमेंट देकर कहता है कि इसको अब मिलान कीजिए। जैसे उपाधियों का निषेध कौन से अनुच्छेद में है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, ये आपको मिलान करना है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जो उपाधियों का निषेध है ये अनुच्छेद 18 में है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में है और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये आपका अनुच्छेद 26 में है। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। अब जब दो आप जान गए, तीसरा और चौथा, तो आप देख लीजिए, मिला लीजिए तीसरा और चौथा। ये तीसरा और चौथा यानी कि सी का फिर पहला हो गया, यानी अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण। और शिक्षा का अधिकार क्या बचता है? अनुच्छेद 21 का। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि मूल अधिकार बना दिया जाए शिक्षा के अधिकार को 21 का में। तो इस तरह से इसका आंसर 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। यूपी उर्दू जीएस सेंटर टेलीग्राम चैनल है मेरा। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च ऑप्शन में लिखेंगे यूपी उर्दू जीएस सेंटर तो 2 चैनल आएंगे, वो दोनों चैनल ही हमारे हैं। आप वहाँ से जुड़िए और इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये दिया हुआ है उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये अनुच्छेद 21 का। फिर पूछा गया है भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए स्टेटमेंट के बारे में पूछ लिया गया ना। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से एक सही है, इसमें से 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 4 के चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो ये तो आपको देखना है ना। तो इसीलिए तो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ। एक भाई ने मैसेज किया था कि सर आप बहुत जो है बकवास करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। मैं ज़्यादा इसीलिए बोलता हूँ कि आपको एक छोटी से छोटी चीज़ कॉन्सेप्ट से ले करके मैं समझाऊँ आपको, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ। इसीलिए देखो क्वेश्चन कैसा आया है, ये स्टेटमेंट के रूप में आया है और इसको जब ज़्यादा कोई पढ़ेगा, ज़्यादा बोल के ज़्यादा विचार विमर्श करेगा तभी इसको समझ पाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, पहला सही है, या फिर यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, यह सही है, या फिर यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये सही है, या फिर यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों ही प्रयोज्य है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो पढ़े होंगे वो बता देंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो नहीं बता पाएंगे, या जिन्होंने ऐसे ही पढ़ लिया होगा वो भी नहीं बता पाएंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो प्रकृति है क्वेश्चन पूछने की वो ठीक इसी तरह से। ये सबसे कठिन पेपर माना जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का 2020 का। ये विद्यालय उप निरीक्षक का है, ये पेपर विद्यालय उप निरीक्षक 2020 में जो हुआ था, 16 अगस्त को हुआ था। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये 16 अगस्त परीक्षा तिथि 16 अगस्त 2020। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि
ये पहला संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध है, क्योंकि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये नगर पालिका के लिए है। नगर पंचायत के लिए जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था, नगर पालिका के लिए 74वां हुआ था। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 2-3 भी सही हो सकते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ये इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है नीचे, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया गया है। इसको आप जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और एक एक पॉइंट इसको, चूँकि 120 सवाल है और जीआईसी में आएगा सिर्फ 40 सवाल, तो कठिन प्रश्नों का आप जो है कठिन प्रश्नों को आप देखिए। भाई लोक सेवा आयोग का ये पेपर है और आपकी परीक्षा भी लोक सेवा आयोग ही करवा रहा है, तो दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहीं से भी किसी न किसी एंगल से क्वेश्चन बन के आ जाए, क्योंकि ये कठिन प्रश्न माना जाता है। तो अगले पेज पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि इस प्रश्न पत्र को आप देखें ज़रूर, आप इस प्रश्न पत्र को देखें, मेरी ये गुजारिश है। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब चैनल पे तो मैं इसको पढ़ा ही रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जब आप जाएंगे यूपी उर्दू जीएस सेंटर पे, तो वहाँ पर भी ये आपको पीडीएफ के रूप में हम भेज देंगे। फिर है चौथा सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? तो इसमें साफ साफ लिखा है आंसर नंबर सी, विकल्प नंबर सी, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र और राज्य दोनों को आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन है और क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैं अभी से बताए दे रहा हूँ कि जीआईसी में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी तरह से सेम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप मुझे याद करेंगे जब आप जीआईसी का पेपर देंगे। तो पूछा गया है, मिलान करने के लिए कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना कौन से अनुच्छेद में है? प्राणियों के प्रति दया भाव रखना कौन से अनुच्छेद में है? ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना कौन से अनुच्छेद में है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य कौन से अनुच्छेद में है? कार्यपालिका से पृथक करना। देखो, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है, मेरे ख्याल से ये है डी वाला, तो मुझे याद है डी वाला शायद अनुच्छेद 50 में है। बी ऑप्शन सही है इसका। ये देखिए अनुच्छेद 50 में डी वाला 3, देखिए डी वाला 3, ये अनुच्छेद 50 हमने बता दिया, मुझे याद था। और जब 1 मिल गया आपको तो और तो कहीं है नहीं डी में 3, तो यही हो जाएगा सही। ए का 2, बी का 4, सी का 1, 2, 4 और 1, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना अनुच्छेद 51 में है। ठीक, अनुच्छेद 51 में है। और प्राणियों के प्रति दया भाव ये अनुच्छेद 51 का में है, यानी कि 2, 4 और 1 सी। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास ये अनुच्छेद 51 का के जा में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए कितना अंदर से पूछा है, 51 का और 51 का जा और छा, कितना अंदर से पूछा है। 51 का जा, 51 का छा। लोग अक्सर अमूमन यही याद रट लेते हैं, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 ऐसे करके रट लेते हैं। लेकिन उनको जब यूपी पीसीएस की परीक्षा देनी हो तो उनको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि अनुच्छेद का के कौन से सब क्लास में है। मतलब अनुच्छेद 51 का चा या छा या जा या का उसका भी होता है, तो उनको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करता रहता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, वो अगले पेज पे है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो मैथ के प्रश्न आए हैं वो हम छोड़ देंगे, वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़िएगा, जो मैथ के आए हैं और जो रीजनिंग के आए हैं। क्योंकि एक पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और 2 घंटे की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ये सब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं।
मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि 2020 में जो आया था वो 2019 से लेकर आया था, तो अब 2021 में जो आएगा वो 2020 से लेकर 21 तक, यानी 8-10 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। कम से कम 8 या 10 महीने का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको ऐसे प्रश्न दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस इसमें आए हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। ये 2020 का सबसे कठिन प्रश्न पत्र माना जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ये देखिए, पूछ रहा है, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब ये ऊर्जा संयंत्र है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऊर्जा संयंत्र हैं और इनके प्रकार क्या हैं। देखिए, चमेरा, ग्वाल पहाड़ी, कुडनकुलम, पतरातू। अब ये पूछ रहा है कि जो है कहाँ पे जो है कौन सा ऊर्जा संयंत्र है। तो जो चमेरा है वो जलीय ऊर्जा का संयंत्र है। चमेरा जलीय ऊर्जा का संयंत्र है। और ग्वाल पहाड़ी ये सौर ऊर्जा का है। ग्वाल पहाड़ी ये ऐसे ही ध्यान रख लीजिए आप लोग, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी पेपर को पास करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। वनडे एग्ज़ाम में तो एक ठो रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4-4 दिया जाएगा और चारों में से सुमेलित करवाया जाएगा। कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सही नहीं है, तो थोड़ा सा टफ इसको बना दिया गया है। किस तरह से टफ बनाया गया है इसकी प्रकृति को आप देखिए। चमेरा हमने बताया आपको जलीय ऊर्जा, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, फिर कुडनकुलम जो है कुडनकुलम ये तापीय ऊर्जा है और पतरातू आणविक ऊर्जा है। इस तरह से आपका 3-4-1-2, देखिए 3-4-1-2। चमेरा का जलीय ऊर्जा हमने बताया था, ग्वाल पहाड़ी का सौर ऊर्जा बताया था, कुडनकुलम आणविक ऊर्जा और परातू तापीय ऊर्जा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप देख लेंगे। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से तो आप अच्छे से पढ़िएगा, आप ही के लिए ये सब है। 3-4-1-2। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.5 करोड़ टन है, जबकि 293 नहीं है, ये 389 है। आंकड़े इस तरह से बताते हैं। तो पहला तो गलत हो गया आपका, और दूसरा देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में, ये सही है। आपका पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये देखिए, जनसंख्या से संबंधित आया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है। प्रश्न को किस तरह से कठिन बनाया गया है। देखिए, जो महाराष्ट्र है ये जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है भारत में। भारत की बात हो रही है। भारत जनसंख्या पूरे भारत की गणना होती है, 2011 में हुई थी, अब 2021 में होने वाली है, 10-10 साल पे होती है। तो जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो आप देख लीजिएगा एक बार। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अगले पेज पे कैसे प्रश्न आए हैं। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ये देखिए, ये जनजातियों से संबंधित प्रश्न देखिए कितना गजब का आया हुआ है। जारवा, कुकी, थारू और गोंड पूछ रहा है कि कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा साथियों, पता ये होगा कि जारवा कहाँ रहती है, जो जनजाति है जारवा, ये अंडमान निकोबार में। कुकी कहाँ रहती है, ये मणिपुर में रहती है। थारू कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है, सभी लोग जानते हैं। बचा गोंड, तो गोंड कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। इनमें से अगर आप एक कम से कम 2 जानते हैं तो आपका आंसर सही लग जाएगा। जैसे थारू का उत्तर प्रदेश और गोंड का मध्य प्रदेश। तो
सी का 1 और डी का 2 मिला लीजिए, सी का 1 और डी का 2 यही मिल रहा है ये देखिए। तो 4 3 1 2, जारवा अंडमान निकोबार, कुकी मणिपुर, थारू उत्तर प्रदेश और गोंड मध्य प्रदेश। इस तरह से ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए आज ही हमने बताया है नोकरेक, मानस, सिमलीपाल और अगस्त्यमलाई। मानस असम में है, आज ही मैंने इसको पढ़ाया है अपने भूगोल के प्रश्न में। भूगोल जब आज हम पढ़ा रहे थे राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें हमने आपको बताया था मानस असम में है, ठीक है। नोकरेक कहाँ है? नोकरेक मेघालय में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, अगस्त्यमलाई केरल में है। तो इस तरह से आपका 3 1 2 4 3 1 2 4 ये 3 1 4 2 ये 3 1 4 2 3 1 4 2 सिमलीपाल उड़ीसा में है 3 1 4 2 ये यही है 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है साथियों, ये डिस्क्रिप्शन देखिए 3 1 4 2 इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, ये आप इसको बिल्कुल पढ़ लें। इसीलिए मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू GS सेंटर पे बिल्कुल भेज दूंगा। ये स्टेटमेंट के रूप में आया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर थे कुल। तो इसका जो है दोनों सही है। 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अनुसार 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में रह रही थी, ये भी सही है। और 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 53 थे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये दोनों सही है, सी आपका सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। ये सबसे कठिन पेपर 2020 का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये माना जाता है। ये भी शिक्षा जगत से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है, पेपर है, क्योंकि ये विद्यालय उप निरीक्षक का प्रश्न पत्र है। और आप भी GIC यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC का पेपर देने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करवाएगा। तो चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पर भी साथियों बहुत ही अच्छे प्रश्न आए हुए हैं, देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न। देखिए ये दिखाता हूं आपको। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चंस की प्रकृति को देखिए, ट्रेंड्स देखिए कैसा चल रहा है, उत्तर प्रदेश कैसा प्रश्न बनाता है। देखिए ये निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो कन्नौज के पास युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ये बी वाला बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच यही युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और यहीं से वो फिर चला गया था, कहाँ भाग गया था, बिलग्राम का युद्ध हुआ था, वो चला गया था, पराजय हुआ था, हुमायूं की पराजय हो गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? आप सभी लोग जानते हैं चौरा चौरी कांड हुआ था, इसी कारण ले लिया था, ठीक। तो जितना मैंने पढ़ाया है आपको उसमें से भी प्रश्न पूछा गया है, जबकि अभी पूरा सिलेबस हम नहीं खत्म करवाए हैं, लेकिन उसमें से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि जब PCS स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम जो पढ़ाए हैं उसमें से PCS स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अब सोच लीजिए वनडे एग्जाम तो बहुत छोटा सा एग्जाम है। गदर पार्टी से संबंधित कौन नहीं थे? हमने आपको बताया खुदीराम बोस नहीं थे, बाकी तीनों लोग गदर पार्टी से संबंधित थे। ये सारे चीज़ हमने गदर पार्टी भी हमने आपको बताई है। अभी मैं गोलमेज तृतीय गोलमेज आंदोलन पढ़ा चुका था, उसके बाद से आपको पढ़ाना है और मैं आपको लगातार क्लास पढ़ाते जा रहा हूं और सारे क्लास जितने क्लास में पढ़ा रहा हूं सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर्स में मौजूद हैं भाइयों। इसीलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां संबंधित विषय के फोल्डर को ओपन करें और जितने वीडियो हैं सब एक एक करके देख लें, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये देखिए नील विद्रोह है, जयंतिया विद्रोह है, कुकी विद्रोह है, कूका विद्रोह है, कब हुआ था यही आपको सुमेलित करना है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखिए कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए इसके आंसर में स्टार लगा हुआ है। देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है।
क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन में ही गलती है, ये क्वेश्चन में त्रुटि थी, आयोग ने भी माना इसको। ये देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में सारे आंदोलन दिए गए हैं, सारे आंदोलन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। ये देखिए कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई, 1917 में हुई। 2 विकल्पों के सही होने के कारण यह प्रश्न या तो मूल्यांकन से बाहर किए जाने योग्य है या फिर दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये बहुत ही ज़रूरी है। आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए और डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपसे निवेदन है मेरा। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हों। ये स्टेटमेंट किसने कहा था पूछा गया है, ये एनी बेसेंट ने कहा था, एनी बेसेंट ने कहा था। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एनी बेसेंट के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। हमने आपको क्या नहीं पढ़ाया, सब कुछ तो पढ़ाया है साथियों, हमने आपको सब कुछ पढ़ाया है और आगे भी इंशाल्लाह सब हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर या इम्पॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ के आपको पढ़ा रहे हैं, ढूंढ के आपको पढ़ा रहे हैं। अगला पेज देखिए, आप कितने भी प्रश्न देखेंगे मेरा पढ़ाया हुआ जरूर इसमें मिलेगा। ऐसे ही प्रकृति है लोक सेवा आयोग के क्वेश्चंस बनाने की। आप देख लीजिए पीसीएस का भी पेपर सेम ऐसे आता है, पीसीएस का पेपर सेम ऐसे ही आता है। अगला प्रश्न देखिए, ये अर्थव्यवस्था का है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए, ये तो करंट अफेयर्स का है, इसको छोड़ दीजिए, पुराना करंट अफेयर्स आप में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, तो ये महाभारत का है उपनाम शतसहस्त्री संहिता। इसका डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे ना, ये डिस्क्रिप्शन आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इसीलिए तो ये डिस्क्रिप्शन के साथ में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ लिखेंगे यूपी उर्दू जीएस सेंटर, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ। ये देखिए कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के चलवाए थे, तो ताम्र में, तांबे में अति दुर्लभ सिक्के चलवाए थे। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। फिर एक को दो से सुमेलित करना है। न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत, ये है क्या चीज़, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि न्याय दर्शन जो होता है वो तार्किक चिंतन, ठीक है। मीमांसा दर्शन वास्तविक ज्ञान। तो आपको अगर 2 ही पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं, यानी चौथा और दूसरा, चौथा और ये मीमांसा दर्शन जो है, ये सॉरी ये हमने वास्तविक ज्ञान लगा दिया, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना है, वैदिक अनुष्ठान करना। तो 4 और 3, 4 और 3 यही सही है। देखिए 4 बी वाला, 4 3 1 2, यानी सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान कहलाता है, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान कहलाता है और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान कहलाता है। इस तरह से आप इसका डिस्क्रिप्शन जब ये पढ़ लेंगे, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तब आपको, और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि आप इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल हल करें। इसी तरह से अगला एक पेज हम ओपन करते हैं। तो लोक सेवा आयोग की जो प्रश्न पूछने की कला है, वो कला यही है कि इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है और प्रश्नों को कठिन बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि जान गया है लोक सेवा आयोग भी कि जो अभ्यर्थी हैं वो कम नहीं हैं, इसलिए उसने अपने प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति चेंज कर दी है 2018 के बाद से। ये पूछ रहा है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये कहाँ पर है, तो ये आप जानते होंगे साथियों, ये प्रयागराज में ही है, हमारे इलाहाबाद में ही, मुझे तो पता है क्योंकि इलाहाबाद में ही मैं रहता हूँ। फिर है भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ। ये जो है ये लोक सेवा आयोग का पेपर है, 2020 का सबसे कठिन प्रश्न पत्र ये माना जाता है। ये विद्यालय उप निरीक्षक का प्रश्न पत्र है। यहाँ देखिए पूछा गया है कैसे प्रश्न को कठिन बनाया गया है। लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में है।
आप जब 4-5 प्रदेश का जानेंगे तब आप इसको सही कर पाएंगे। बिहार के बाद पश्चिम, घटते क्रम में पूछ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद केरल का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। घनत्व पूछ रहा है ना, जनसंख्या घनत्व, और इसका डिस्क्रिप्शन आपके इसमें ये लिखा हुआ है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860 और उत्तर प्रदेश का 829। फिर तीसरा है, देखिए फिर सुमेलित करने के लिए आया कि अम्ल वर्षा और प्रकाश रासायनिक धुंध, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ओजोन परत का संरक्षण, ओजोन परत का क्षरण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इस तरफ है नीचे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। तो पहला का तीसरा हो गया, पहला का तीसरा हो गया। अगर आप अभी से चेक करेंगे तो आपको 2 विकल्प मिलेंगे पहले के तीसरे में, ये बी में भी तीसरा है और सी में भी तीसरा है। तो आप दूसरा चेक करें, ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत का क्षरण साथियों क्या कहलाएगा? कौन सा उत्तरदायित्व होगा इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि 3 के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन। तो इस तरह से आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला सही हो जाएगा। इसका ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, डायरेक्ट हीमोग्लोबिन के साथ ये संयोजन करता है, और ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये डिस्क्रिप्शन है। फिर है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। किसके किसके बीच है सहयोजी संबंध? माइकोराइजा के बारे में साइंस में हमने आपको पढ़ाया था, माइकोराइजा के बारे में, कि ये कवक और पौधों के मध्य संयोजन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन रहा। विटामिन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। अब विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, तो हमने जल में घुलनशील आपको बताया था ADE, ये क्या है? ये ADE जो है, जो विटामिन है, वो वसा में घुलनशील। हमने आपको बताया था कि ADE वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में हमने आपको साइंस में पढ़ाया हुआ है भाइयों, आप याद करिए। अगर याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन वहाँ चले जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, और जनरल साइंस फोल्डर ओपन करके देख लीजिए। विटामिन के बारे में जो हमने पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि ADE वसा के साथ, तो ये तो गलत हो गया, जल में घुलनशील कह रहा है, ये तो गलत हो गया आपका। और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका यही हो गया, चौथा सही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू GS सेंटर पर सेंड करने जा रहा हूं, और सेंड कर दूंगा। आप वहां जाइए और तुरंत जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिए और अपना तैयारी मजबूत बनाइए। देखिए पूछा गया है, ये भी लोक सेवा आयोग कैसा कैसा प्रश्न बनाता है। देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में ही बाघ गुफाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं स्थित हैं। फिर है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? तो ए, लक्ष्मी। फिर पूछा गया है कि इनमें से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोट ड्रोन है? ऑप्शन नंबर सी, आईरोव ट्यूना। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। इसमें से कुछ करंट अफेयर्स के भी हैं, वो हम नहीं करवा रहे हैं, ये सब करंट अफेयर्स के हैं। फिर अगला देखते हैं, कोई सभी आप खोल लेंगे, आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न 120 सवाल ही नहीं, ये 150 सवालों का PDF मैंने बनाया है आप सभी लोगों के लिए, और सब लोक सेवा आयोग द्वारा करवाए गए प्रश्न हैं। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये, कितना गजब का प्रश्न है ये, कि क्या बताएं, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, ये कह रहा सुमेलित कीजिए।
किसको कौन सा नाम दिया गया था, ये पूछ रहा है, किसको कौन सा नाम दिया गया था। तो समुद्रगुप्त को साथियों दत्ता देवी के नाम से, इसकी रानियाँ जो है, रानियाँ पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त की रानी कौन थी, समुद्रगुप्त की कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन थी, कुमारगुप्त की कौन थी। तो समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी थी और चंद्रगुप्त की रानी कुमार देवी थी, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से 3 और 1 देखिए कहाँ पे है, 3 और 1 पहला ही सही है आपका, 3 और 1 और सी का 2 और डी का 4, इस तरह से आप मिला लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कौन थी, कुबेर नागा थी। बचा क्या, कुमारगुप्त का चौथा अनंत देवी। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन के साथ में 4-5 क्वेश्चन पा जाएंगे। ये लोक सेवा आयोग का प्रकृति है, ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाता है और कठिन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन हल किए रहेंगे तब आपको कठिन नहीं लगेगा। देखिए अल हिलाल पूछ रहा है कि कौन सा समाचार पत्र किसके संस्थापक कौन थे, किस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। आप सभी लोग जानते हैं न्यू इंडिया किसका था, तहजीबुल अखलाक किसका था, संवाद कौमुदी किसका था। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, सुमेलित नहीं करना है इसमें, कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से ये जो तहजीबुल अखलाक है, ये मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है तहजीबुल अखलाक, ये तहजीबुल अखलाक सर सैयद का है। किसका, सर सैयद का। ठीक है साथियों, इसलिए ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो इस तरह के प्रश्न ये देखिए, पूछ रहा है कौन सा किताब किन्होंने लिखा, ताजुल मासिर, खजाइन उल फतूह, तारीख़ मुबारक शाही, फतवाए जहांदारी। कौन सा किताब किसने लिखा पूछा जा रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ये देखिए, जब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो आप यहाँ से बिल्कुल नोट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2020 के सबसे कठिन पेपरों में से ये पेपर आता है। ताजुल मासिर हसन निजामी, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो, तारीख़ मुबारक शाही यहिया बिन अहमद सरहिंदी, फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी। तो ये सुमेलित करना था, ये क्वेश्चन था और इधर सुमेलित किया हुआ है। फिर पूछा है कि सुमेलित कीजिए, एंड्रयूज फ्रेजर, एंटनी मैकडोनल्ड, कोलिन स्कॉट मॉन्फ्रीक, थॉमस रॉबर्ट्स। ये पूछ रहा है कि कौन से आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि अकाल आयोग हुआ, सिंचाई आयोग हुआ, पुलिस आयोग हुआ और रेलवे आयोग हुआ। तो एंड्रयूज फ्रेजर जो थे वो पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे और एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। तो देख लीजिए 3 और 1 कहाँ पर है, 3 और 1 यही सही है और इसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे ये दिया हुआ है, ये देखिए। इसीलिए इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू GS सेंटर पे भेज दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए। सेम क्वेश्चंस पेपर UPPSC ऐसे ही करवाता है और अपने परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न बनाएगा, चाहे वो GIC हो, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे RO हो और चाहे PCS 2021 हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं साथियों, यही आपको दिखाना चाहता था मैं। और आप सभी लोग इसको देखिए, मैं PDF इसका अभी तुरंत जो है अपने टेलीग्राम चैनल यूपी उर्दू GS सेंटर पे भेज दे रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।